बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5, हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। तो प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने आप लोगों को सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी थी कि प्रोग्राम्स और प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामर कौन होते हैं। ये वो लाइंस हैं जिनमें से जस्ट प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग टेक्निक के बारे में आपकी बुक में है, बट आपको वो जो दूसरी 2-3 टर्म्स हैं वो इसलिए पढ़ाई गई हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके कि प्रोग्रामर कौन है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग को ही हम कहते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 के अंदर थोड़ी हिस्ट्री बताई। उसके अंदर जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 का जो पेज 1 है उसमें हिस्ट्री ऑफ सी है, बट मैंने आपको उससे पहले एक स्लाइड डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री क्या है। बेशक आपने उसको लर्न नहीं करना, बट आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग स्टार्ट कहाँ से हुई और उसमें से सी क्या है। अगर आप लोगों को बी लैंग्वेज और बी लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर्स है और उनके बारे में अगर ना बताया जाता तो आपको सी लैंग्वेज की हिस्ट्री भी क्लियर नहीं होनी थी। और उसके बाद फिर मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताई कि 1 बाय 1 के ये सबसे पहले सोर्स कोड लिखना है, फिर उसकी कंपाइलेशन, वो पूरा एक फ़ेज़ था। और फिर मैंने आपको IDE की इंस्टॉलेशन करवाई। ये बेटा वो एप्लीकेशन जो आप लोगों ने इंस्टॉल कर ली है, अगर किसी ने नहीं किया तो वो आज के लेक्चर के फ़ौरन बाद इसको इंस्टॉल कर ले, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स होने हैं उसमें हमने IDE को यूज़ करना है। अगर हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं इंस्टॉल नहीं किया होगा, तो हमारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें समझ नहीं आएंगी। एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर कर लें आप लोग आज कि फ़र्स्ट ईयर की बुक बिल्कुल रटालाइजेशंस के साथ चल जाती है, रटा चल जाता है, ठीक है। आप ओवरनाइट स्टडी के साथ भी मार्क्स ले सकते हैं। सेकंड ईयर की बुक इस तरह की बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में जब सिलेबस और पेपर पैटर्न डिस्कस किए थे, मैंने आपको ये सारी बातें ऑलरेडी वहाँ क्लियर की। क्यों? क्योंकि सेकंड ईयर के अंदर सारी कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर्स पढ़ाऊंगा आज। अब स्ट्रक्चर हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे स्ट्रक्चर्स से में से कि स्ट्रक्चर्स का शॉर्ट क्वेश्चन कोई आ जाए कि ये क्या होता है, बट आपको ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसके अंदर स्ट्रक्चर यूज़ होता होगा। तो रट्टा मारने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट समझें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ये कॉन्सेप्ट पिक कर लेते हैं तो आपके अगले जो 6 चैप्टर हैं वो आप लोग इजीली उनको लर्न कर सकेंगे, इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर आप जस्ट इसको रट्टा लगा लें, लाइन याद कर लें कि जनाब मैंने स्ट्रक्चर्स की 2 लाइनें, हर एक पॉइंट की 2-2 लाइन याद कर ली तो मेरा ये चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 8 कंप्लीट करना मतलब नहीं है। आपको अगले आने वाले चैप्टर्स जिसमें आपने प्रोग्राम बनाने हैं, आपने छोटी छोटी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो इसको बिल्कुल फर्स्ट ईयर के साथ कंपेयर मत करें कि हम इसको रटा मारेंगे और क्लियर हो जाएगा। आपने कॉन्सेप्ट समझने हैं। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स और आपकी जो बुक के पेज हैं मैंने उनको इंक्लूड किया आपकी स्लाइड्स में, ताकि आप लोगों को वो कन्फ्यूजन भी ना हो कि हमें पता नहीं चल रहा सर कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं। मैंने एंड पे, बिल्कुल एंड पे, जब हम ये इसके जो सारे लेक्चर चैप्टर 1 के कंप्लीट हो जाएंगे तो मैंने इसका एक लेक्चर रखा है जिसमें आपको मैं पूरा चैप्टर आपकी बुक को सामने रख के भी एक दफ़ा रिकॉल करूँगा, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन, कोई पेज नंबर नहीं समझ आ रहा कि कौन सा टॉपिक कहाँ लिखा हुआ है, तो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, इसको मैंने 2 डिफरेंट पार्ट्स यानी कि 2 डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया। लेक्चर नंबर 1 के अंदर आज हम देखते हैं कि जी स्ट्रक्चर्स है क्या। आपकी बुक का बेटा पेज नंबर 136 ज़रा सामने सारे खोल लीजिए। एक रफ़ रजिस्टर या कॉपी आपके पास होनी चाहिए, एक पेन आपके पास होना चाहिए और बुक खोलिए ज़रा। तो स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखा हुआ है जी, ये क्या है? स्ट्रक्चर वेरी फ्लेक्सिबल है विच इज़ पावर यू ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप लोगों को ये जब तक ये 2 टर्म समझ नहीं आएंगी, आपको समझ नहीं आएगा कि स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड है क्या, क्योंकि इसके अंदर उसने टर्म यूज़ कर ली कि सी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसकी मैं स्लाइड्स बनाता हूँ, लेकिन आप लोगों का सर कोई हमें वर्डिंग पता नहीं चलती, तो हम फिर आज बुक वाली वर्डिंग ही देखते हैं ताकि हमें समझ आ सके। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्या है, इसका डिफरेंस पहले देखते हैं। ये देखिए जी, आप लोग याद रखो करली ब्रैकेट से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ठीक है। और बेटा करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लाइन बाय लाइन सारा का सारा कोड लिखते जाते हैं और यहाँ पे हम इस करली ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। 2 डिफरेंट वेज़ हैं कि हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये जो इतना लाइनें मैंने लिखी है, आप ये समझ लें कि ये हमारा कोड है, ठीक है, और जो हमने लिखा है, जो हमने प्रोग्राम अपना बनाया। 2 डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक होती है कि हम उसमें करली ब्रैकेट लगाते हैं और ब्लॉक बना बना के लिखते हैं। ब्लॉक 1, इसके अंदर हम एक कोड लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं ब्लॉक 2, इसके अंदर हम दूसरा कोड लिखते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं ब्लॉक 3, उसके अंदर हम तीसरा कोड लिखते हैं और ये करली ब्रैकेट हम यहाँ क्लोज़ कर देते हैं।
ठीक है। तो इसको हम 1 बाय 1 ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 इस तरह ब्लॉक टू ब्लॉक लिखते हैं, ताकि कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए तो हम कंसर्न ब्लॉक में से जाके अपना कोड उसको चेक कर लें, उसकी एरर फाइंड कर लें, उसको कर लें। एक तरीका तो ये, जिसमें हम ब्लॉक बाय ब्लॉक कोड लिखते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अच्छा, दूसरी क्या उसमें बेटा ये होता है कि आपने ये कर्ली ब्रैकेट लगाई और आप अपना कोड स्टार्ट करते हैं और एंड तक उसी कोड को लिखते चले जाते हैं, उसमें आप कोई ब्लॉक नहीं बनाते। फ़र्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये लाइन है, ये स्ट्रक्चर्ड है और ये है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, आप कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और पूरा का पूरा कोड आप इस तरह लिख देते हैं, स्टार्ट करते हैं और एंड कर देते हैं, और आप उसके अंदर कोई नो ब्लॉक, ठीक है, आप ये कह लें कि इसके अंदर कोई ब्लॉक नहीं होता, इसको फिर हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक कहते हैं। दोनों का डिफरेंस समझ आ गया? अब हम चलते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 136 के ऊपर। पहले ये दोनों टर्म्स पढ़ लें ज़रा। स्ट्रक्चर्ड, इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम के अंदर जो आपने लिखना है, जो आपके माइंड में, जैसे आपने लेट्स सपोज कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर में आप हर बटन का कोड लहदा लिखें, मतलब सम के लिए लहदा इंस्ट्रक्शन लिखें, एवरेज के लिए लहदा लिखें, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक। ठीक है, लेकिन आपका जो पूरा लॉजिक है उसमें आप कोई ब्लॉक ना बनाएं, आप सारे फार्मूलाज कैलकुलेटर के एक ही जगह लिख दें और उसको कोई डिवाइड ना करें, क्योंकि अगर आप गौर करें ना तो ये जो होता है ना, ये भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको क्लोज करने पड़ते हैं। जैसे ये है, उसके बाद फिर इसकी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगी, क्लोज हो जाएगी, फिर ये स्टार्ट होगी, ये क्लोज हो जाएगी, और ओवरऑल तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट में क्लोज होते ही होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में आप देखें कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं, बस स्टार्ट और स्टॉप वाली कर्ली ब्रैकेट है, बाकी कोई नहीं। इसमें हर एक ब्लॉक की अपनी कर्ली ब्रैकेट है। गौर करें ज़रा, नज़र आ रही? ये वाली कर्ली ब्रैकेट इसकी है, ये वाली कर्ली ब्रैकेट इसकी है, तो इस डिफरेंस ये है इसके अंदर। अच्छा, तो इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल्स और फंक्शन। सारे फंक्शन, सारे फार्मूलाज आप एक सिंगल मॉड्यूल्स में लिख दें, यानी कि एक कर्ली ब्रैकेट लगाएं और सारा कुछ उसके अंदर लिख के कर्ली ब्रैकेट को ब्लॉक कर दें। दिस इज़ कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड। टर्म समझ में आ रही? विच कॉज द प्रोग्राम्स error prone, difficult to understand and modified at debug। अब डिबग जो है बेटा, ये पूरा क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर कई बार आया। डिबग एंड डिबगिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ एरर, ये आपके नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आएंगी ये चीज़ें भी। ठीक है, स्ट्रक्चर के 2 लेक्चर, उसके बाद फिर हम डिबगिंग प्रोसेस देखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि गलतियाँ आपके प्रोग्राम के अंदर आ गई तो उनको कैसे पढ़ना। वो कहते हैं कि जब आप लोग ये वाली टेक्निक लगाते हैं, ये कौन सी है? ये अनस्ट्रक्चर्ड टेक्निक है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्निक जब आप ये लगाते हैं, क्योंकि इसमें आपने सारा कुछ एक ही जगह लिख दिया, तो सबसे बड़ा जो इशू आएगा वो डिबगिंग प्रोसेस के आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से एरर फाइंड करना, दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग, टेडियस एंड वेरी लॉजिकल। और आप मतलब बार बार इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि इसके अंदर गलती। अब पीछे आ जाएं, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि ये हमने सम के लिए लगाया और ये हमने लेट्स सपोज जो है वो साइन की वो फंक्शन लगाया, और ये हम लोगों ने एवरेज फाइंड आउट करने के लिए ब्लॉक बनाया। अब आपका सारा का सारा कैलकुलेटर ठीक है, लेकिन एवरेज वाला रिजल्ट सही नहीं आता, तो मुझे बताएं हमें इसे रीड करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। हम जस्ट ये वाला ब्लॉक रीड करेंगे, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला गलत आ रहा है। तो एरर फाइंड करना इसमें ईजी है ना, तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक होती है। वापस आते हैं जी, अब हम पढ़ते हैं जी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो है, इंटायर लॉजिक, यहाँ पे उसने क्या लिखा है? इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ इम्प्लीमेंटेड एट सिंगल मॉड्यूल। इसमें अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं इंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल मॉड्यूल्स, मतलब पूरा लॉजिक जो है उसके कई छोटे छोटे लॉजिक्स बनाए जाते हैं और उसको लॉजिक बाय लॉजिक। तो ऐसी प्रोग्रामिंग जिसके अंदर आप कई छोटे छोटे लॉजिक्स बना के लिखें, उसको हम मॉड्यूलर भी कहते हैं और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। और ऐसी जिसके अंदर हम सिंगल मॉड्यूल्स लिखें, उसको हम अनमॉड्यूलर और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। वेयर ईच मॉड्यूल पीस ऑफ कोड कहते हैं उसको। इम्प्लीमेंट द डिफरेंट फंक्शनैलिटी, जो हर अपना काम कर रहा हो, मतलब यहाँ पे हर मॉड्यूल अपना काम कर रहा है, उसको किसी दूसरे से कोई कंसर्न नहीं है। लॉजिक क्लियर हुआ? अब वापस आते हैं पैराग्राफ 1 पेज नंबर 136, इसकी ऊपर वाली 2 लाइनें ज़रा पढ़िए। कहता है सी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। सी जो है वो मॉड्यूल्स या मॉड्यूलर टेक्निक्स को फॉलो करती है, इसीलिए ये एक स्ट्रक्चर्ड है। आप इसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, बाद में उसको इकट्ठा करें,
इसके ऊपर पूरा चैप्टर आपकी बुक है, चैप्टर नंबर 13 फंक्शंस इन सी या मॉड्यूल्स इन सी, ठीक है, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। आप उसको खोल के उसका पेज नंबर 1 भी पढ़ सकते हैं, चैप्टर नंबर 13, उसके अंदर भी डायग्राम बनी हुई है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। ओके अच्छा, देयरफॉर प्रोवाइड्स अ वेल डिफाइंड वे फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम, कहता है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड है, इसके अंदर कई ब्लॉक्स हैं, तो हम बड़ी आसानी से अपना पूरा कोड बना सकते हैं और उसको फर्दर बॉक्सेस के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं, और हम हर अपने बॉक्स को फॉलो करें तो हमारा मसला जो होता है वो हल हो जाएगा। As discussed earlier in this chapter, the C is a programs combined with many other files before execution। जैसे मैंने आप लोगों को जब स्टेप वाइज अप्रोच पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो हम कोड लिखते हैं उसको कई दूसरे लैंग्वेज के कोड्स के साथ लिंक, उसी लैंग्वेज के अंदर कई डिफरेंट फाइल्स के साथ लिंक करना पड़ता है, जिसको हम लिंकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। जब तक वो लिंक नहीं होती वो चलेंगी नहीं। ओके उसके बाद जी सी प्रोग्राम एंड टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम वो प्रोसीड विद द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ये देखें, ये एग्जांपल्स है, ये आप लोगों का टॉपिक कवर हो गया, इसको हम देखते हैं। ये एक एग्जांपल है। अब ये आप लोगों ने लिखा क्या जी, हैश इंक्लूड stdio, ये एक सिंपल प्रोग्राम है। ये आप लोगों को मैंने इसकी मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूँ आगे चल के। ये एक फंक्शन हमने लगाया, ये करली ब्रैकेट आपने स्टार्ट की, ये करली ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसके अंदर कोई और फर्दर ब्लॉक नहीं बना क्योंकि ये एक अनस्ट्रक्चर्ड टेक्निक लगी हुई है। तो आपके माइंड आएगा सर अभी तो आप कह रहे थे सी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड, तो याद रखो जितनी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस होती हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स को फॉलो करती हैं। मतलब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है ना, तो दे कैन सपोर्ट अनस्ट्रक्चर्ड, बट अगर एक लैंग्वेज अनस्ट्रक्चर्ड है तो वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को फॉलो नहीं कर सकती। मतलब अनस्ट्रक्चर्ड एक स्मॉल समझ लें टेक्निक है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड जो होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड को फॉलो कर सकती है, बट अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्ट्रक्चर्ड टेक्निक को फॉलो नहीं कर सकती। ठीक है, यही मेजर डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। तो ये एक प्रोग्राम है जो आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, हम इसको देखेंगे। इसके अंदर ये आप लोगों के पास प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स है, हैश और इंक्लूड और ये stdio.h। अब हमने इसकी डिस्कशन करनी है। असल में आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाना है अगली जितने पेजेस आएंगे उसके अंदर। तो हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ने लगे हैं जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे ये प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, फिर हम उसका डायरेक्टिव्स भी देखेंगे। बुक देखिए पेज नंबर 136। Preprocessor directives are command that give instruction to the C preprocessors। तो प्री प्रोसेसर पहले समझिए क्या होता है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू हो रही है, आप अंडरलाइन करें। The preprocessor is a program that modify the C program source code prior to its compilation। कहते हैं जी प्री प्रोसेसर असल में वो प्रोग्राम है जो कंपाइलेशन से पहले प्रोग्राम को इस हालत में लेके आता है कि वो कंपाइल हो सके। ओके अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, अब पूरी की बात हो रही है। ये जो सिंपल ये वाला हैश है ना, ये प्री प्रोसेसिव होता है, लेकिन जब आप पूरा लिखते हैं ना हैश इंक्लूड और दिस वन, तो फिर ये बन जाता है प्री प्रोसेसर्स। ओके, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, सिर्फ अकेला प्री प्रोसेसर, पूरा लिखेंगे तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ओके, सिंबल हैश जो होती है उससे ये स्टार्ट होता है, और इंक्लूड इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। सिंपल हैश इज़ अ प्री प्रोसेसर, हैश इंक्लूड इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। ये दोनों यूज़ कहाँ होते हैं ये मैं आपको बता दूँ। फ़र्ज़ करें ये आपने सारा कोड लिखा हुआ है, लेट्स सपोज ये अनस्ट्रक्चर्ड टेक्निक है। ये प्रोग्राम ट्रांसलेट तो हो जाएगा बट ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज है, ये जो IDE आपने इंस्टॉल किया है ना, इसकी एक अपनी लाइब्रेरी है। ठीक है, और उस लाइब्रेरी में से कुछ फाइल्स हैं जिन्होंने आके इसके साथ लिंक होना है। तो उन फाइल्स को लिंक करने के लिए तो बेटा हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, यानी कि इंक्लूड कर लें किसको, उन तमाम फाइल्स को जो कि stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट, ये वो लाइब्रेरी फाइल्स का नाम है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। std मीन स्टैंडर्ड, I मीन इनपुट, O मीन मतलब एक कोड आपने लिखा, वो कोड नहीं चलेगा। चलने के लिए उसको कुछ फाइलें चाहिए, वो फाइलें इंक्लूड करने के लिए आप हैश इंक्लूड लिखते हैं। दिस वन इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर्स डायरेक्टिव्स। स्टोरी क्लियर होगी। अगर आप टॉप के ऊपर ये नहीं लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio, यानी कि आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं लगाएंगे, तो आपका प्रोग्राम बन तो जाएगा लेकिन चलेगा नहीं। चलेगा क्यों नहीं? क्योंकि उसको कुछ फाइल्स चाहिए, और फाइल्स के लिए उसको हैश इंक्लूड चाहिए। हैश इंक्लूड आपने लिखा नहीं तो वो फाइल्स इंक्लूड ही नहीं होंगी, तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। यहाँ तक इतनी। अगर आपको
50% ये बात समझ आ गई है ना, तो गाइस यू डन इट, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला 50% आपको अगली स्लाइड्स में समझ आएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमारे पास ये कुछ प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे ये आप लोगों के पास आ गया जी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात हो रही है यार, स्टैंडर्ड डॉट। अच्छा, यहाँ पे एक बात मेरे और माइंड में आई। लेट्स सपोज आप एक प्रोग्राम बनाने लगे हो जिसके अंदर आपने मैथ की प्रॉब्लम्स और मैथ के इशूज़ को आपने डिस्कस करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड लाइब्रेरी तो लगाएंगे, साथ आप मैथ की फ़ाइल लगा लेंगे। सर ये फाइल्स कहाँ पड़ी होती हैं बेटा, ये जो जिसके अंदर आप कोड लिख रहे हैं, इस कोड के बैकएंड पे पूरी लाइब्रेरी है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुकी है, जो आपने अभी IDE इंस्टॉल की है। उसके अंदर कई आप समझ लें फाइल्स पड़ी हैं और हर फाइल्स के अंदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। लेट्स सपोज अगर आपने को मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो ये सारा मैथ फार्मूलाज हैं, तो आपको मैथ की लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम के अंदर लिखनी पड़ेगी। इसीलिए आप इंक्लूड कर रहे हैं किसको, math.h को, ठीक है। math.h मीन हेडर फाइल, ये टॉप फाइल्स होती है, लाइब्रेरी फाइल होती है, ये इसकी एक्सटेंशन होती है, हर एक फाइल की एक एक्सटेंशन है, तो हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन .h होती है। कहते हैं जी द इंक्लूड डायरेक्टिव्स टेल द कंपाइलर वेयर फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफायर्स, ठीक है। मतलब आप लोगों ने जो लिखा वो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है, लाइब्रेरी फाइल्स, और लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड होती हैं बाय यूजिंग इंक्लूड, ठीक है। तो हैश प्री प्रोसेसर, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, stdio लाइब्रेरी फाइल, मैथ लाइब्रेरी फाइल्स, इनको इंक्लूड करने के लिए हमें फिर ये लिखना पड़ता है। आप गौर करें सबके शुरू में ये लिखा आ रहा है, क्लियर होगी बात। इसी तरह हमारे पास कुछ कांस्टेंट मैक्रोज होते हैं, मतलब आप अपने प्रोग्राम के अंदर खुद से बता देते हैं। प्रोग्राम में आपने लिखा हैश इंक्लूड, ये सारी लाइन लिखने के बाद आप खुद से कह देते हैं जी हैश डिफाइन कि पाई की वैल्यू जो है ना वो 3.14 है। अब आप अपने इस प्रोग्राम में करली ब्रैकेट में कहीं पे भी अगर पाई लिखेंगे ना, तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि पाई की वैल्यू 3.14 है। तो जहाँ कहीं में आप पी और आई पाई लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू लाइब्रेरी फाइल से, मतलब आपने एक चीज़ पहले लाइब्रेरी में रख दी, अब जब कभी भी आप उसका नाम लिखेंगे तो वो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। जैसे हम मैथ के क्वेश्चन करते हैं, आप कह देते हैं लेट x इज इक्वल टू दिस, अब वो बेसिकली वैल्यू आप मैथ के इस फार्मूला में डिक्लेयर कर रहे होते हैं। अब जब आपने डिक्लेयर कर दिया, अब जब कभी भी आप उस क्वेश्चन के अंदर x लिखते हैं तो उसका मतलब वही वैल्यू होती है जो आपने शुरू में डिफ़ाइन की होती है, तो उसी को बेटा हैश डिफ़ाइन कहते हैं। तो हैश डिफ़ाइन भी एक आप लोगों के पास डायरेक्टिव्स है जो कि यूज़ होता है। दो तरह के डायरेक्टिव्स यूज़ करेंगे आप अपनी बुक में, एक हैश इंक्लूड और एक हैश डिफ़ाइन। इंक्लूड का मतलब है पहले से फाइल मौजूद है, उनको हमने यूज़ करना है। डिफ़ाइन का मतलब आप खुद बता रहे होते हैं कि ये मतलब इसका ये मतलब है और मैं इसको यूज़ करूँगा। क्लियर होगी बात, ये दो डिफरेंस है इसके अंदर। कांस्टेंट मैक्रो रिप्लेस करते हैं पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू बिफोर द प्रोग्राम इज सेंड टू द कंपाइलर। आपने शुरू में बता दिया जब प्रोग्राम कंपाइलर की तरफ जाएगा वो वैल्यू साथ ही जाएंगी, और ये वैल्यू आप प्रोग्रामर डिफाइनेबल होती हैं। जब आप खुद बना रहे होते हैं तो आप खुद लिख सकते होते हैं, ये लाइब्रेरीज में पहले से मौजूद नहीं होती। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ गया मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन क्या है जी, मेन फंक्शन समझने से पहले मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करवा लूँ, ये इसकी बॉडी समझा लूँ। आप लोगों ने जब प्रोग्राम लिखा आप लिखते हैं हैश, उसके बाद आप लोगों ने लिखा जी इंक्लूड, उसके बाद stdio.h। ये अब आपको लाइन क्लियर होगी, ये आप समझ लें। अगर किसी बच्चों को समझ नहीं आ रही कि सर मेरे तो बिल्कुल ये बातें पल्ले ही नहीं पड़ रही, बेटा याद रखो ये पढ़ेंगी भी नहीं पल्ले, ये 25% बातें आपको समझ आएंगी। क्यों? क्योंकि लाइफ में पिछले 11 साल में आज आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग पढ़ने लगे हैं। आपने 11 साल पहले ये वर्ड्स नहीं सुने, प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव्स, हैश इंक्लूड्स, स्टैंडर्ड .h, math.h। ये 25% भी अगर आपको क्लियर होते हैं तो ये क्लियर हो जाएंगे। मेरे अगले 1-2 लेक्चर्स के साथ इंशाल्लाह ये 100% हो जाएंगे, ठीक है। पिछले 12 साल से बच्चे, अभी तो आप ऑनलाइन बैठे हैं और लेक्चर ले रहे हैं, क्लासरूम के अंदर बच्चे ये कह देते हैं सर मुझे नहीं आज का लेक्चर समझ आया। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं आपकी प्रॉब्लम से आई एम मच अवेयर फॉर योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, मुझे क्लियर है कि आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप लिखते हैं जी लेट्स सपोज मैंने लगाई, बट मैं लिखूँगा इसके अंदर वॉइड। अब आपको समझ नहीं आएगी, वंस अगेन वॉइड क्या है, वॉइड मेन वॉइड, ये मैंने लिख दिया, ये वॉइड, ये मेन, ये वॉइड, और उसके बाद मैंने लगाई करली ब्रैकेट। ये मेरा सारा का सारा कोड है। याद रखो ये हर प्रोग्राम का पार्ट है। आप जब कभी भी सी लैंग्वेज के अंदर कोई कोड लिखने लगेंगे तो आपको ये लाइंस लिखनी है। इनको आप
रटा मार लें, इनको आप समझ लें, इनकी आप हज़ार दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, बट आपको कोड लिखने से पहले ये लाइंस लिखनी ही लिखनी है। अब मैं डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, डिफरेंट किस्म के कोड्स आपको लिखने के लिए कहूँगा, तो वो कोड कहाँ आएंगे? ये लाइनें तो ऐसे आएंगी, मतलब ये हैश वाली लाइन आ गई, ये वॉइड मेन वर्ड वाली, ये कर्ली ब्रैकेट वाली, ये है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, ये जो आपकी बुक के अंदर है। तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो यहाँ चेंज होगी, बाकी सारा सेम रहना है, ये बात याद रखिएगा। और करली ब्रैकेट भी एंड पे क्लोज हमेशा होनी है, ठीक है। तो मेन फंक्शन जो होते हैं ये होते क्या हैं, ये देखते हैं जी। ये हेलो वर्ड्स प्रोग्राम आपने पीछे देखा है, इसमें डिफाइन द मेन फंक्शन कम नेक्स्ट टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ इंक्लूड प्री प्रोसेसर, आप देख लें ये हैश इंक्लूड, अगर आप इसको देखें तो हैश इंक्लूड के बाद जो अगली लाइन होती है वो वॉइड मेन वॉइड होती है, ओके। उसके बाद वापस चलते हैं, द मेन फंक्शन वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम बिगिन, ठीक है। मेन फंक्शन वो फंक्शन है जहाँ पे आपका प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है चलना, जहाँ आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं। आप ऐसे समझ लें कि ये एक अलमारी है, इस अलमारी के अंदर कई बुक्स पड़ी हैं, ओके, और ये अलमारी लॉक है और इसकी चाबी ये मेरे हाथ में है, लेट्स सपोज। इस अलमारी का नाम लाइब्रेरी है, इसके अंदर मेरी प्रॉब्लम्स के सलूशन पड़े हैं और ये चाबी है, और मैं जब भी यहाँ से कोई बुक मुझे उठानी है तो मुझे पहले ये चाबी चाहिए। दिस चाबी बेसिकली इज़ द मेन फंक्शन, क्योंकि सारी प्रॉब्लम, सारा इशू मैं इस चाबी को बताऊंगा, ये मुझे लेके जाएगी इस लाइब्रेरी तक, वहाँ से हम इसको ओपन करेंगे और लाइब्रेरी से अपना सोल्यूशन उठा लेंगे। तो फ़र्क समझ आया? इंक्लूड कर लेंगे आप इस लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी में सॉल्यूशंस हैं, ये मेरे पास मेन फंक्शन है। तो आपको हर हाल में अपना प्रोग्राम बताना किसको है? मेन फंक्शन को। मेन फंक्शन विल लीड टू द मेन लाइब्रेरी, ठीक है, और लाइब्रेरी से फिर आप फाइल्स उठाते जाएंगे। तो यही उसने बात बताई, कहता है जी हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स, ये चीज़ें क्लियर होगी। द रेस्ट ऑफ द लाइंस ऑफ द सी प्रोग्राम फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, द बॉडीज इंक्लूड इन द ब्रैकेट्स, यानी कि डीलिमिटर्स भी इनको कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स जिनको आप अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर कहते हैं। पूरी बॉडी इसकी कर्ली ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट्स तक होती है। आप इस कर्ली ब्रैकेट के बाद जितना मर्जी कोड लिखते रहें वो कंसीडरेबल नहीं है। जब आप इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइलर इन लाइंस को रीड ही नहीं करेगा, ये उसके लिए लाइंस मैटर नहीं करती। सी प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड फंक्शंस। अभी मैंने आप लोगों को जब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पढ़ाई तो मैंने कहा कि वो सारे के सारे कोड जो हम हर एक एंड पे अपना ब्लॉक बना रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड, तो जो हम सारे मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो वो अनस्ट्रक्चर्ड। तो यही बात अभी लिखी, कहता है दिस डिवीजन इज़ यूजली डन ऑन द बेस ऑफ फंक्शनैलिटी where the variety of functions carries out the single task. However, it is no necessity to divide every program into function. ये ज़रूरी भी नहीं है, आप अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ब्लॉक्स ही बनाएं, विदाउट ब्लॉकिंग भी आप अपना कोड जो होते हैं वो लिख सकते हैं। बट किसी भी प्रोग्राम का पार्ट होगा मेन फंक्शन, ये चाहे स्ट्रक्चर्ड टेक्निक हो या अनस्ट्रक्चर्ड टेक्निक हो, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ इसका एक कोड भी अभी लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि ये क्लियर हो सके। अच्छा, इसमें ये द सेकंड वॉइड इनक्लोज, आप लोगों को ये वॉइड का लाइन समझ आ रही होंगी। वॉइड रिप्रेजेंट द टाइप्स ऑफ द वैल्यूज़। आपने नहीं पढ़ना, आपने वॉइड जस्ट लिखना है, आपने आज वॉइड नहीं पढ़ना, बल्कि मैं जब तक आपको 1-1.5 चैप्टर नहीं पढ़ा सकता आपने वॉइड को पढ़ना नहीं। समझ लें कि ये गिफ्ट है, इसको हमने छोड़ देना है, ऐसे ही छोड़ देना, बट आपने लिखना ज़रूर है। वैसे आपने इसको पढ़ना नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा अभी। जब आप लोग इंशाल्लाह एलिमेंट्स ऑफ सी अगला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर हम डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे ना, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि ये वॉइड होता क्या है। और सेकंड वॉइड भी, ये पहला वॉइड भी और सेकंड वॉइड भी, ये भी क्लियर। मेन जो है ये फंक्शन है जिसके अंदर ये सारा प्रोग्राम चलना है, ओके। जितने भी बाकी फंक्शन होते हैं ना, डिवाइडर, छोटे ब्लॉक, वो सारे मेन फंक्शन के अंडर चल रहे होते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द फंक्शन, बेटा इसको बॉडी ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट से लेकर कर्ली ब्रैकेट तक जितना भी है, दिस इज़ कॉल्ड बॉडी ऑफ द फंक्शन। ये मैं आप लोगों के पास सी प्री प्रोसेसर के डायरेक्टिव्स हैं, मैक्रोज, ये यूज़र डिफाइन होता है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको लिख सकते होते हैं। ये फाइल लोकेशंस हैं, ये ऑलरेडी सिस्टम के अंदर डिफाइंड है, आपने जस्ट उनके नाम लिखने, हैश इंक्लूड physics.h, हैश इंक्लूड sound.h। आप स्टैट का कोई मसला, आप स्टैट के कोई डायनामिक वैल्यूज़ या उसके अंदर कोई रिग्रेशन लाइंस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो आप हैश इंक्लूड statistics.h वो लगा देंगे। आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं तो आप लिखेंगे हैश इंक्लूड accounting.h। तो जिस किस्म की प्रॉब्लम, जिस किस्म का इशू होगा, उस इशू की आपने लाइब्रेरी फ़ाइल इंक्लूड कर लेनी है। सर कहाँ है लाइब्रेरी फाइल्स? ऑलरेडी टोल्ड यू, ये आपके जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है
और ये जो सी लैंग्वेज है इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं, उस सॉफ्टवेयर में ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुके हैं, इसको बस जस्ट आपने लिखना होता है। उसके बाद कुछ ये कंडीशनल ऑपरेटर हैं, चैप्टर नंबर 11 और 12 के अंदर इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ये आ गया जी वर्क कैसे करता है हैश इंक्लूड। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा कोड बना दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। फर्स्ट करें, मैंने लिखा जी लेट्स सपोज हैश, और हैश के बाद मैं लिखूंगा जी इंक्लूड, और इंक्लूड के बाद हम लिखेंगे stdio.h, ये आ गया। उसके बाद हम बेटा लिखेंगे void, void के बाद हम लिखेंगे मेन, मेन के बाद हम लिखेंगे वंस अगेन void, ये करली ब्रैकेट, या मैंने लिखा जी प्रिंट एफ वेलकम टू सी, वेलकम टू सी लैंग्वेज, ये डबल कोटेशन बंद और ये क्लोज़ कर देंगे, ये करली ब्रैकेट यहाँ क्लोज़ हो जाएगी। जब हम इसको चलाएंगे तो ये लाइन लिखी हुई हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाएगी, इसका रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा ऐसे वेलकम। अगर आपने इसके अंदर स्पेलिंग सही लिखे हैं तो सही आएंगे, गलत लिखे हैं तो गलत आएंगे, ये आपका रिज़ल्ट होगा। जैसे जब मैंने आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखाया था, तो इंक्लूड जो है वो लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करता है और हमेशा हैश सिंबल से हम लगाते हैं। इसके बाद या आप इंक्लूड लगाते हैं या डिफ़ाइन, ये दो डायरेक्टिव्स हैं। इंक्लूड से फाइल्स इंक्लूड होंगी और डिफ़ाइन से जो होती हैं वो डिफ़ाइन वैल्यूज़ आती हैं, जैसे हैश डिफ़ाइन मैक्रोज नेम। जैसे आपने लिखा हैश डिफ़ाइन, अब ये आप अपने प्रोग्राम के शुरू में लिख रहे हैं हैश इंक्लूड के बाद, मैंने लिखा हैश डिफ़ाइन ICS 13.45, ये मैंने कर दिया डिफ़ाइन। अब जब कभी भी मैं इस कोड के अंदर या किसी भी और कोड में, जिस कोड में आपने ये डिफ़ाइन किया, वहाँ जब भी मैं कभी ICS लिखूंगा ना तो उसका मतलब 3.14 है। ये है डिफ़ाइंड, खुद से बता देना, डिक्लेयर कर देना। तो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर का पहला पोर्शन था जो क्लियर हो गया। होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा और आपको ये जस्ट 25% समझ आया होगा। और अगर आपने 25 भी समझ लिया तो समझें मैंने और आपने हमारी जॉब डन कर ली। बाकी 25% आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर 25 उससे नेक्स्ट लेक्चर में, और बाकी को 25 उससे नेक्स्ट लेक्चर में। तो 4 लेक्चर के बाद हम हमारा स्ट्रक्चर पूरा करेंगे और आपको इंशाल्लाह 100% समझ भी आ जाएगी कि क्या होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।